नमस्ते। चलिए आज समझते हैं कि ये जो दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम है, मतलब पैसों का जो ये पूरा खेल है, इसे आखिर चलाता कौन है। आज हम स्रोत सामग्री के आधार पर इसी सवाल के एक दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कैसे कुछ वैश्विक ताकतें कथित तौर पर वित्तीय संस्थानों का इस्तेमाल अपना दबदबा बनाए रखने के लिए करती हैं। ये काफी बड़ा दावा है ना? और मजे की बात यह है कि सोर्स का पूरा तर्क इसी एक लाइन पर टिका है। तो चलिए इस दावे के पीछे की कहानी को समझते हैं और देखते हैं कि यह हमें ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में क्या बताता है। तो आखिर ये 5 मालिक हैं कौन? देखिए, सोर्स के मुताबिक ये कोई और नहीं बल्कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। सोर्स का तर्क है कि इन देशों के पास एक ऐसी खास पावर है जो बाकियों के पास नहीं है। पर सवाल ये है कि ये कंट्रोल सिस्टम बना कैसे, इसकी जड़ें कहाँ हैं? तो इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। वर्ल्ड वॉर 2 के ठीक बाद के दौर में एक बहुत ही अहम मीटिंग में, जिसका नाम था ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। सोर्स का कहना है कि ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ, बल्कि ये एक बहुत लंबी सोची समझी प्लानिंग का नतीजा था। तो चलिए देखते हैं कि ये कथित प्लान क्या था और इसे अमल में कैसे लाया गया। अब देखिए, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस को ज्यादातर लोग एक ऐसे एफर्ट के तौर पर देखते हैं जिससे जंग के बाद दुनिया को फिर से खड़ा किया जा सके। लेकिन सोर्स का एंगल बिल्कुल अलग है। उनका मानना है कि असल में यहीं पर इस पूरे कंट्रोल सिस्टम की नींव रखी गई थी। तो इस कथित प्लान को जमीन पर उतारने के लिए 4 बड़े इंस्टीट्यूशंस बनाए गए। सोर्स के हिसाब से ये इस कंट्रोल के 4 सबसे बड़े औजार, ये टूल्स हैं। चलिए देखते हैं ये कौन से हैं। हाँ, तो ये है वो 4 खिलाड़ी, IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO और स्विफ्ट। सोर्स तो इन्हें फाइनेंशियल कंट्रोल के हथियार तक कहता है। चलिए एक एक करके समझते हैं कि इनका काम क्या है और ये इतने पावरफुल क्यों हैं। तो सबसे पहले आता है IMF, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका काम क्या है? ये उन देशों को शॉर्ट टर्म लोन देता है जो किसी फाइनेंशियल क्राइसिस में फंसे हों। लेकिन यहाँ एक कैच है, ये लोन आसान नहीं होते। इनके साथ आती है बहुत सख्त शर्तें, जैसे कि सरकारी खर्चे कम करो या अपनी सरकारी कंपनियों को बेचो। फिर आता है वर्ल्ड बैंक। इसे IMF की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ये देता है लॉन्ग टर्म लोन, मतलब लंबे समय के लिए, जैसे सड़कें बनाने के लिए, डैम्स के लिए या स्कूल्स बनाने के लिए। नंबर 3 पर है WTO, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरी दुनिया के ट्रेड के नियम बनाता है। और ये सिर्फ सामान के आने जाने के नियम नहीं है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, मतलब पेटेंट जैसे कानूनों को भी कंट्रोल करता है। और इसका सीधा असर पड़ता है दवाइयों जैसी जरूरी चीजों की कीमतों पर। और आखिर में है स्विफ्ट। ये असल में कोई बैंक नहीं, बल्कि एक मैसेजिंग सिस्टम है जो दुनिया भर के बैंकों को एक दूसरे से जोड़ता है। लेकिन इसकी पावर देखिए, किसी भी देश को अगर स्विफ्ट से बाहर कर दिया जाए तो वो दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम से लगभग कट जाता है। मतलब ये एक बहुत बड़ा आर्थिक हथियार है। ये कोट देखिए, ये सोर्स के नजरिए को बिल्कुल साफ कर देता है। मतलब उनका सीधा सीधा कहना है कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये पूरी दुनिया की भलाई के लिए नहीं, बल्कि कुछ ताकतवर देशों के अपने फायदे के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये सिस्टम तो समझ आ गया, पर सवाल ये है कि ये कंट्रोल असल में काम कैसे करता है। मतलब वो कौन सा मैकेनिज्म है जिससे ये पकड़ बनी रहती है। सोर्स के मुताबिक इसका पूरा सीक्रेट अमेरिका को मिली एक खास पावर में छिपा है। तो ये कंट्रोल आता कहाँ से है? इसका जवाब छिपा है इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर की वोटिंग पावर में। तो देखिए, सोर्स के आंकड़ों के हिसाब से वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों में ही सबसे बड़ा वोटिंग शेयर अमेरिका के पास है। ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है, ये एक बहुत बड़ा पावर इम्बैलेंस क्रिएट करता है। और अब आता है असली खेल। वर्ल्ड बैंक का नियम ये है कि किसी भी लोन को पास करने के लिए 70% मेजॉरिटी चाहिए होती है। अब आप खुद हिसाब लगाइए, अगर 70% वोट चाहिए और अकेले अमेरिका के पास 37% है, तो इसका सीधा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर अमेरिका ना कह दे तो कोई भी लोन पास हो ही नहीं सकता। मतलब सोर्स के मुताबिक ये एक तरह की वीटो पावर है। ठीक है, ये सब तो हो गई बड़ी बड़ी बातें, वोटिंग पावर, इंस्टीट्यूशंस, पर इसका आम इंसान की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? चलिए हेल्थ केयर से जुड़े कुछ उदाहरण देखते हैं जो सोर्स ने दिए हैं।
सोर्स बताता है कि एक वक्त था जब भारत में हार्ट स्टेंट लगवाने का खर्च 2.5 लाख रुपए तक आता था। 2.5 लाख। लेकिन फिर सरकार ने दखल दिया, कीमतों पर एक कैप लगाई और वही स्टेंट सिर्फ 15,000 रुपए का हो गया। सोचे कितना बड़ा फर्क है। एक और उदाहरण देखिए। WTO के पेटेंट कानूनों की वजह से एक जान बचाने वाली दवा की कीमत थी हर महीने 1.5 लाख रुपए। लेकिन जब सरकार ने दखल दिया और पेटेंट को बाईपास किया तो वही दवा सिर्फ 8,000 रुपए में मिलने लगी। ये सिर्फ दवाइयों की बात नहीं है। सोर्स के मुताबिक जब पाकिस्तान को लोन की जरूरत पड़ी और वो IMF के पास गया तो उनसे शर्त रखी गई कि वो अपनी नेशनल एयरलाइन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को बेच दें। मतलब लोन के बदले देश की संपत्ति बेचने की शर्त। तो ये साफ है कि ये पूरा मामला सिर्फ इकोनॉमिक्स का नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स का है, मतलब पावर का खेल है। और आज के दौर में कुछ देश इस पुराने सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं। एक नया खेल शुरू हो चुका है। सोर्स का एंगल ये है कि जब मोदी और पुतिन जैसे लीडर्स मिलते हैं तो ये सिर्फ एक आम मीटिंग नहीं होती। इन मुलाकातों को इस पुराने फाइनेंशियल सिस्टम के लिए एक चुनौती की तरह देखा जाता है। और इसका असर हमें सोशल मीडिया पर होने वाली बहसों में भी दिखता है। वो भी इसी पावर स्ट्रगल का एक हिस्सा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ग्लोबल फाइनेंस पावर का ही एक खेल है तो आने वाली सदी के लिए इसके नियम कौन लिखेगा? क्या वही पुराने खिलाड़ी अपनी पकड़ बनाए रखेंगे या फिर नए प्लेयर्स आकर इस पूरे खेल को ही बदल देंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।